मैं अपने सभी लेक्चर्स के अंदर जितने भी व्याख्यान होंगे, उनमें जैन धर्म जो हमारे कैनोनिकल टेक्स्ट आगम में जो कहा गया है और आगम में जो लिखा है, जो हमारे आचार्यों ने जो बात कही है, तो उसका आज के जो मॉडर्न साइंस है, वो कितना उसकी पुष्टि करता है या उसके संबंधित आगे कोई और प्लान है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं कोई भी बात बिना विज्ञान के सबूत के यानी साइंटिफिक या आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस बिना तथ्य और सत्य के बात जोड़ करके नहीं कहूंगा, बल्कि ये कोशिश जरूर करूंगा कि हमारे आगमों में जो कुछ कहा गया है वो अब तक कहाँ तक सत्य है और उसके क्या क्या तथ्य हमें प्राप्त हुए। क्योंकि मैं जैन धर्म की प्राचीनता की बात कर रहा हूं, तो अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो हिस्ट्री के अंदर जो बातें कही हुई हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनके आधार पे हम आज जो एविडेंसेस तथ्य हैं, वो कितना उसे सत्यापित करते। मैं आज के प्रवचन के अंदर मुख्य रूप से फाउंडेशंस, मैं आज जैन धर्म की प्राचीनता का कुछ विषय नहीं ले करके, सबसे पहला लेक्चर है, तो मैं कुछ साइंटिफिक फाउंडेशंस जैसे कि हमारी पृथ्वी से संबंधित, इसके बाद हमारा मनुष्य का जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ है उससे संबंधित, और यहाँ तक कि अंत में मैं मूर्ति कला के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जितनी आज फाउंडेशन जो नींव रखने वाला हूं, वो बार बार कई सारे व्याख्यानों में आएगा। और आपको इसलिए जो है पता होना चाहिए कि साइंस क्या कहती है और वर्तमान में हमारा ये जो जैन धर्म में जो लिखा हुआ है वो उससे कहाँ दोनों मेल खाते हैं। मैं सबसे पहले कोई बात शुरू करूं इससे पहले एक घटना से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं स्वयं जब यहाँ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट था प्री पीएचडी के लिए, न्यू मैक्सिको आप सबने जानते ही हैं क्योंकि आप यहीं पर ही हैं। तो हम लोग वहां पर जब स्टूडेंट थे, सैक्रामेंटो पीक ऑब्जर्वेटरी पहाड़ों के वहां पे जो बनी हुई है, तो वहां से कभी कभी हम लोग एरिजोना के अंदर, ये 1980s की बात है, तो जब हम एरिजोना आते थे तो उस जमाने में बलून बॉर्न एक्सपेरिमेंट्स की ज्यादा महत्वता थी और वही प्राइमरी जो है मिशन हुआ करते थे। सैटेलाइट का युग इतना नहीं था, बल्कि कहिए कि बलून और रॉकेट का युग था। उन दिनों में वहां पर एक बहुत बड़ा सीनियर प्रोफेसर, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट या यूएसए के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके अंदर बायोसेंसर्स लगाने की बात थी और उससे वो ये पता लगाना वाले थे कि वायुमंडल में जीव है या नहीं। और मैं जब वहाँ, मेरा प्रोफेसर भी मुझे वहाँ जब लेके गया था, हमारा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई और मैं बहुत उत्साहित हुआ, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि मैं जैन था और जैन धर्म का थोड़ा बचपन से काफी ज्ञान था, जैन पाठशालाओं को अटेंड किया हुआ था, तो मेरे मुंह से ये निकला कि सर आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्यों कर रहे हैं? ये तो पहले से ही पता है कि वायुमंडल के अंदर जीव हैं। बल्कि मैंने तो ये यहाँ तक कह दिया कि ऑन द कॉन्ट्ररी पूरे ब्रह्मांड में जो है वो जीव हैं। इतना खर्चा करने की, तो वो प्रोफेसर बहुत सीनियर थे, मैं तो बहुत यंग था, छोटा सा स्टूडेंट था एक तरह से, और वो बहुत नाराज हो गए। नाराज, इतने नाराज हुए वो बात करने को फिर तैयार नहीं था कि ये लड़का आके मुझे सिखाएगा कि यहाँ पर है, जबकि साइंस बिलीव्स इन एविडेंस। और ये बात, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ यही है कि बिना तथ्य के कोई बात स्वीकार नहीं की जाती। केवल सैद्धांतिक बात करना या कहीं पुस्तक में लिखा है तो उस पे आधार पे बात को नहीं माना जाता। परंतु चूंकि हमारे आगम में लिखा हुआ था, तो ये बात मैंने उनसे कही, मैंने क्षमा भी मांगी और कहा कि सर
ये लिखी हुई बात है, लेकिन अगर आपकी बात से भी मैं स्वीकार करता हूँ कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एविडेंसेस मिलनी चाहिए कि जीव जो है वो वायुमंडल में है। लेकिन वो मेरे से उस बात से बहुत नाराज़ हो गया था और मुझे भी लगा कि अब ज़्यादा देर यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में वापस गए और मेरा प्रोफ़ेसर था, वो भी थोड़ा-सा मुझसे खफ़ा रहने लगा, नाराज़ हुआ कि तुम्हें उसको ये नहीं कहना चाहिए था, अ, कि एवरीथिंग एक्चुअली इज़ डिपेंडेंट ऑन द साइंटिफिक एविडेंसेस। मैंने कहा आई एम सॉरी सर, मैंने ये बात कह दी, बट फाइनली मैंने इतनी बात ज़रूर कही कि फाइनली ही विल फाइंड द एविडेंसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जिन्हें हम कहते हैं, वो उन्हें ज़रूर मिलेंगे। और कुछ महीनों की बात थी, बलून गया, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और जब उनको ये बात पूरा एक्सपेरिमेंटली जब सक्सेसफुल हो गए और सूक्ष्म जीव का पता लगा, तब उन्होंने मेरे प्रोफ़ेसर को, प्रोफ़ेसर रे स्मार्ट को टेलीफ़ोन करके और कहा, "यार उस लड़के को लेके आना।" उसने सही कहा था। तो वापस मेरे को लेके गए। मैं तो हालाँकि बात नहीं कही, लेकिन मैं डर गया कि फिर से कुछ न कुछ डाँटने वाला है। परंतु आप देखिए कि उसने मेरे को गले लगाया और कहा कि तुमने ये बात कहाँ पढ़ी थी? मैंने कहा हमारे जो कैनोनिकल टेक्स्ट्स हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, टेक्स्ट हैं, उनके अंदर ये बात लिखी हुई है और ये हमारे भगवान ने कही है। कहाँ पे मिलेगा ये एविडेंस? हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए क्योंकि वहाँ तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जैनिज़्म था और बाद में जो है उनको दूसरे जो जैनिज़्म के प्रोफ़ेसर्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सत्य है कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किसी न किसी तरह के जीव सब जगह हैं और इन पार्टिकुलर जो है सूक्ष्म जीव तो वायुमंडल के अंदर ही क्या सभी जगह हैं। वेदर टेम्परेचर इज़ हाई और टेम्परेचर इज़ माइनस साइड दैट इज़ कूल। तो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान हो तो भी या कम तापमान हो, किसी भी परिस्थिति के अंदर उस परिस्थिति के अनुकूल रहने वाले जीव होते ही होते हैं। उसने मेरे को काफ़ी फिर एप्रिशिएट किया और कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन मैं इस कहानी को आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैं आज आपके सामने जो बात आगे तक कहने जा रहा हूँ और मेरे अपने सभी व्याख्यानों में रहेगा, तो वो यही कि हमारे जो कैनोनिकल टेक्स्ट आगम ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं, वो बातें आज विज्ञान भी कई क्षेत्रों के अंदर उसको सत्य स्वीकार करता है। आज हम आप शुरुआत करना चाहता हूँ, दिखाऊँगा आपको कि मैं अपनी जो ये फाउंडेशन रखने वाला हूँ, तो इसके अंदर भी किस तरह से कहाँ-कहाँ जैन धर्म में कुछ कहा गया था, तो उसके बारे में बात करें। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा जो वैज्ञानिक तथ्य हैं इस धरती के बारे में, उसके बारे में मैं आंकड़े देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हों, तो ज़रूर आप कृपया अगर चाहें तो लिख लें और अगर आप कभी कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो आप मुझे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। चाहे इस व्याख्यान के पश्चात या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम लोग जो इस धरती की जो आयु मानते हैं कि धरती का जन्म जो हुआ, वो लगभग 4.5 अरब वर्ष हो गए चुके हैं, उस समय हुआ। ये कैसे हुआ, इसका जन्म इत्यादि, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे जब आकाश और काल का प्रवचन होगा, व्याख्यान होगा, तो उसके अंदर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ। लेकिन दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमालय जो है, जो हमारे भारत के वहाँ पर एशिया का बहुत बड़ा या विश्व का कहो सबसे बड़ा माउंटेन जो है, जिसका अल्टीट्यूड लगभग 7 किलोमीटर का है, तो उसका जो जन्म हुआ था, वो कोई जब पृथ्वी का जन्म उसकी वजह से उसका जन्म नहीं हुआ। उसका जन्म, उसका इवोल्यूशन निर्माण जो हुआ, वो तो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट जो उस समय कही जाती थी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और हमारी एशिया की जो प्लेट है, महाद्वीप जिसको कहते हैं कंटिनेंट, ये दोनों जब ड्रिफ्ट कर रहे थे और आमने-सामने जोर से टकराए थे, तब इस अंदर से ज़मीन में से जो लावा निकल के ऊपर उठा था, तो उस समय इसका जन्म हुआ था। लगभग 5.5 करोड़ वर्ष की बात है। यानी ये एमए लिखा है मैंने 55 एमए।
MA का मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, BP का मतलब बिफोर प्रेजेंट, और 55 मिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर आप लाख से ज्यादा एक्वेंटेड हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5.5 करोड़ वर्ष हो जाएगा। और जो आज की तारीख में, यानी अभी लगभग समझ लीजिए कि जो उसका कॉन्फ़िगरेशन हिमालय का बना, वो लगभग 1 से 2 करोड़ वर्ष पहले की ही बात है। और इस धरती के ऊपर जो मानसून के आने का जो टाइम है, वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ वर्ष का वो भी है। और ये जो पहाड़ होते हैं, बड़े-बड़े पहाड़, उनकी जो आयु है, वो लगभग 10 से 100 करोड़ वर्ष के बीच की। आज की तारीख में हम जानते हैं कि हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ है, ऊंचा है, और लेकिन क्योंकि अभी उसका निर्माण हुआ है, और आप सबको याद होगा इससे भी बड़े-बड़े पहाड़ हैं, आपके यहाँ यूएसए में भी हैं, और भारत में भी हैं, जैसे अरावली है, विंध्याचल है, वो किसी जमाने में वो बहुत ऊंचे और बहुत बड़े-बड़े पहाड़ थे। और जब वो आज की तारीख में, लेकिन अब वो धीरे-धीरे जिसको कहते हैं ना, उनमें डिके हो रहा है, डिटीरिएशन हो रहा है, खर रहे हैं, जमींदस्त हो रहे हैं, इरोजन हो रहा है इत्यादि। तो वो अब धीरे-धीरे लगभग कई कुछ करोड़ वर्ष में खत्म भी हो जाए। फिर नए पहाड़ों का कोई जो है इवोल्यूशन निर्माण हो। तो ये कुछ धरती के संबंधित कुछ बातें थी जो हमें याद रखने की जरूरत है। और मैं हिमालय को इसलिए लाया हूँ क्या कि अगले जब प्रकरण के अंदर, अगले एपिसोड में, मैं जब ऋषभदेव प्रकरण पे बात शुरू करूंगा, मैं अपने जैन धर्म की प्राचीनता की बात जो शुरू करूंगा, तो वो ऋषभदेव प्रकरण, भगवान ऋषभदेव के एपिसोड से बात होगी। तो उस समय हमारे लिए ये हिमालय की बातें हैं, वो याद रखने की आपको जरूरत है, वो काम आएंगी। ये हिमालय का निर्माण हुआ, या मैं जो कहा कि पूरा का पूरा जो जीव है वो पूरे ब्रह्मांड में है, या हमारी पूरी धरती पर सब जगह किसी न किसी तरह के जीव हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवों की संख्या, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जीवों की संख्या वो कि वो ही हर समय रहती है। यानी आज जो जीवों की संख्या है वो कल भी रहेगी, या लाख वर्ष के पश्चात या करोड़ वर्ष के पश्चात यही जीवों की संख्या रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये हमारा जैन धर्म भी कहता है कि जीवों की संख्या बदलती रहती है, लेकिन कुल जीवों की संख्या एट एनी गिवन टाइम वो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ लाइव्स, number of lives is constant as a function of time, but number of species, यानी अलग अलग प्रजातियां, वो हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में पर्याय बदलता ही रहता है। ब्रह्मांड जो है उसकी परिभाषा भी साइंस के हिसाब से और हमारे हिसाब से अलग अलग है। उसके बारे में अपन बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे जब आकाश और काल की। तो ये साइंस का कहना है कि प्रत्येक 10 1 लाख वर्ष, यानी समझो आप मिलियन ऑफ ईयर, 10 लाख वर्ष के अंदर 10% जो है वो जीव समाप्त हो जाते हैं, स्पीसीज समाप्त हो जाती है, वो प्रजातियां खत्म हो जाती है एवरी मिलियन ईयर। और 30% के आसपास जो प्रजातियां हैं वो लगभग हर 10 मिलियन ईयर, यानी 1 करोड़ वर्ष में खत्म हो। और 65% जो है वो 10 करोड़ वर्ष में जाके खत्म हो जाती है। इसलिए ये परिवर्तन जीवों की संख्या में और जीवों की प्रजातियों के अंदर वो बदलता ही रहता है इस धरती के ऊपर। और इसको हम लोग, साइंस के लोग बोलते हैं एक्सटिंक्शन, यानी लुप्त हो जाना। और ये लुप्तता ही जो है, यानी विनाश, कहिए कि विनाश जो जीवों का, वो ही आगे विकास का रूप का। जब ये विनाश होंगे तो दूसरे जीव आएंगे, दूसरे जीवों का उत्पन्न, उसका इवोल्यूशन होगा, उसका निर्माण होगा, उनका विकास होगा। ये बाद में एक तरह से, दूसरी तरफ से साइंस के बायोलॉजी की भी थ्योरी बनी कि जो है वो विनाश होता है तो विकास भी होता ही रहता है। मैं कई बार देखा इस धरती के ऊपर कि धरती ने, अगर इसका इतिहास जमीन के ऊपर से अपन निकालें, उसके जमीन के सेडिमेंट से, उसके वायुमंडल से, उसके अलग अलग जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वगैरह से, तभी हमको पता लगता है कि इस धरती ने तो कितने ही प्रलय देखे हैं। अरे पिछले 500
500 मिलियन ईयर्स यानी 50 करोड़ वर्ष में ही लगभग 5 बार तो मास एक्सटिंक्शन हो चुका। व्हाट डू आई मीन बाय मास एक्सटिंक्शन? ये एक साथ से कई सारे जीवों की हत्या हो जाना या जीवों का विनाश हो जाना, ये क्या है? लगभग 75%, 75% ऑफ लाइफ अगर एक साथ से, एक झटके के अंदर, कुछ लाखों वर्षों के अंदर समाप्त हो जाए, तो उसे मास एक्सटिंक्शन। ऐसा लगभग पिछले 500 मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी 50-60 करोड़ वर्ष आप कहिए, इतने में ही हम लोगों के आंकड़े जो साइंस वालों ने निकाले, तो 5 बार बड़े महाप्रलय जिसको कहते हैं, तो वो महाप्रलय। और पहला जो महाप्रलय हुआ, मैंने इंग्लिश में नाम लिख रखे हैं, वो लगभग 45 करोड़ वर्ष के आसपास हुआ था, 44.4 करोड़ वर्ष। और उसके अंदर 86%, आप सभी को आश्चर्य होगा जान करके, 86% स्पीसीज थे वो खत्म हो गए। लेकिन उनके खत्म होने के बाद ये नहीं कि ये धरती जो है वो शून्य हो गई, बचे ही रहते हैं, बचे रहते हैं। और फिर से कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन फिर से जीव जो है उत्पन्न होता है। और दूसरी बार फिर से जब हुआ, लगभग आज से 36 करोड़ वर्ष पहले, तो 75% जो है वो जीव समाप्त हो गए फिर से। ऐसे तीसरी बार हुआ जब 96% के आसपास, लगभग पृथ्वी समाप्त होने से लग गई थी, जब तीसरा हुआ था, जब मास एक्सटिंक्शन। और जब चौथा हुआ तो 80% के आसपास समाप्त हुए। और पांचवा जब हुआ तो 76% के आसपास फिर से समाप्त। आप पूछेंगे कोई सबूत है कहने के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप सभी जानते होंगे कि इस धरती पर आज से लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर का राज था। मनुष्य नहीं थे, दूसरी तरह के जीव थे, एक इंद्रिय जीव थे। और ये कई सारे अन्य पंचेंद्रिय जीव थे, लेकिन डायनासोर सबसे बड़ी प्रजाति थी, और वो डायनासोर का राज ही इस धरती पर कहा जाता। तो ये जो अंतिम प्रलय आया, पांचवा, उस जिसमें 76% करीब जो है जीवों की हत्या हो गई, तो वो उस समय डायनासोर्स खत्म। अब ये बात करीब करीब लोग जो है वो 6.5 करोड़ वर्ष के आसपास की, यानी 650 लैक्स या 6.5 करोड़ वर्ष को। तो अभी सब लोग पूछते हैं, मैं जब कई बार प्रवचन देता हूं तो कई लोग ये पूछते हैं कि अतो इतना हो गया, तो लगभग 10 करोड़ 20 करोड़ वर्ष में तो हर बार ये आ ही रहा है, तो फिर अब क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट एंड व्हेन इट इज लाइकली टू है? छठा छठा मास एक्सटिंक्शन जो है, महाप्रलय कब आने वाला है, कब, कैसे, क्या होगा, और उसमें क्या मनुष्य समाप्त हो जाए? मनुष्य समाप्त हो सकता है, जीव समाप्त नहीं होगा, मैंने ये कहा। और नई प्रजाति आ सकती है, लेकिन हर बार जो है कुछ न कुछ तो जीव हमेशा इस धरती के ऊपर रहते हैं, और कोई न कोई तरह के पंचेंद्रिय जीव जो है वो इस पर राज करते हैं। ये 5 एक्सटिंक्शन दिखाए मैंने इस ग्राफ में। दिखाया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में, यानी 10 लाख वर्ष का यूनिट है, इकाई है, जो एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया है। वाई एक्सिस के ऊपर प्रत्येक मिलियन ईयर, 10 लाख वर्ष में कितने जीवों की हत्या होती है, विनाश होता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है, कितने लुप्त हो जाते हैं, ये दिखाया है। आप देखें कि जो 10 यानी मिलियंस बिलियंस ऑफ जो है वो 10 लाख वर्ष में चले जाते हैं, तो उससे जो नीचे होता है उसको तो हम लघु प्रलय कहते हैं। जो 5 से 10 के बीच में होता है उसे दिक् प्रलय कहते हैं, और 10 से ऊपर जो होते हैं उसे महाप्रलय कहा है। आप देखिए कि 5 जो इनकी मैंने चर्चा की, वो 5 महाप्रलय आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो 10 से ऊपर के। और अभी जो अंतिम हुआ वो 6.5 करोड़ वर्ष मेरे राइट साइड के अंदर है, जो आपको दिखाई दे। और अभी ये प्रश्न, जैसे मैंने बताया कि अभी क्या होगा, कुछ लोगों का कहना था जब कोरोना आया था तब, ये जो पांचवा
पांचवा महाप्रलय जो हुआ वो सिर्फ एक एस्टेरॉइड, एक खगोल पिंड आकाश से आकर के धरती पर गिरा था और उसने पूरा का पूरा धरती पर एक तरह से कहिए कि महाप्रलय कर दिया। सारे मेक्सिको की साइड के कंटिनेंट के अंदर गिरा था, लेकिन पूरे धरती के ऊपर से सारे डायनासोर्स थे। और अभी और ऐसी पुरानी जो कहानियां हैं, जो 4 पहले के हैं, उनकी घटनाएं अलग-अलग हैं। इनके बारे में अपन विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। और अभी कोरोना आया था जिसमें लगभग कुछ करोड़ लोग मरे, उनका जो है निर्वाण हुआ, तो उस समय ऐसा लगा था कि काय लेकिन वो लघु प्रलय से भी छोटा प्रलय, लेकिन वो एक संकेत दे गया। आप देखें कि जब-जब भी लघु प्रलय आता है तो संकेत देता है कि दिक् प्रलय आने वाला है, और दिक् प्रलय आता है तो संकेत देता है कि महाप्रलय का समय हो। तो हमें उसकी और मनुष्य ये कहा जाता है कि वो एक इंटेलिजेंट स्किल्ड जीव है, तो उसको तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि इस धरती का पोषण करें, सभी जीवों को संरक्षण करें। क्यों भगवान महावीर ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, या उन्होंने ये भी कहा कि सभी जीव जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, सभी एक दूसरे की सहायता के लिए, और ये सब मिल करके जो है एक साइकिल चक्र का काम कर। जब अपन अहिंसा की बात करेंगे तो उस समय बताएंगे कि किस तरह से एक अहिंसा जिसकी 18 एट्रीब्यूट्स हैं, वो पूरा प्रकृति को कंट्रोल करता है, पूरी प्रकृति को कंट्रोल करता है। और इसीलिए भगवान ने कहा था, मेरे प्रभु महावीर ने तो कहा था कि जैन धर्म जो है वो धर्म नहीं बल्कि ये प्रकृति का एक नियम है। इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ नेचर। उसके ऊपर है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आज आप सब ये जानना चाहेंगे तो फिर आखिर मनुष्य कब पैदा, जब 6.5 करोड़ वर्ष के अंदर पहले डायनासोर समाप्त हो गए, तो उसके बाद कब शुरू हुआ? मनुष्य के जन्म की कहानी लगभग 50 लाख वर्ष के आसपास, 5 मिलियंस टू 3 मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। क्या बिफोर क्राइस्ट बीसी का यहाँ जब मिलियंस ऑफ ईयर्स में बात करते हैं तो 2000 वर्ष कोई बड़े मायने नहीं रखता है। लेकिन 50 लाख वर्ष से लगभग 3 लाख 4 लाख वर्ष पहले तक, बल्कि मैं कहूंगा 5 लाख वर्ष, वहां तक जो मनुष्य जिस तरह का उसका जन्म हुआ, विकास हुआ, उसमें बहुत फर्क था जो आज का मनुष्य है। उसमें क्या फर्क है, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा। हम लोगों ने, साइंस के लोगों ने क्या किया कि हमने इस धरती पर जो है पिछले आफ्टर डायनासोर्स जो घटना हुई, उसके बाद के पीरियड को 2 भागों में अभी विभक्त किया, 2 भागों में डिवाइड। एक को हमने कहा पैलियोलिथिक पीरियड, यानी पूर्व पाषाण, यानी अपन कहते थे ओल्ड स्टोन एज जो है, तो वो लगभग हम 3.5 जो है 35 लाख से आप समझ लो 10,000 वर्ष के आसपास तक का जो है वो पीरियड। और जबकि 10,000 साल से लगभग 2500 बीसी, यानी 4,500 वर्ष पहले तक को हम नवपाषाण यानी बहुत रिसेंट जो है उसको मान। मैंने लेफ्ट साइड में जो पिक्चर लगाई है वो पूर्व पाषाण यानी ओल्ड जो है स्टोन एज की है, जिस समय लोग नग्न रहा करते थे, उनको कुछ आता नहीं था, वो केवल शिकार करते थे और खाना खाते थे इत्यादि, या जो गुफाओं में रहना जानते थे, उनको कुछ बनाने नहीं आता था। जब एक बार बिजली कड़की और उससे जब आग लगी, तब उनको पता लगा कि आग ऐसे लगती। लेकिन जब नवपाषाण युग के अंदर, नवपाषाण जो बहुत रिसेंट नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, जो 10,000 वर्ष यानी 12,000 वर्ष आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुई, तो उसके अंदर धीरे धीरे जो है मनुष्य ने विकास करना शुरू। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आज आपके सामने कंपैरिजन करना चाहता हूं कि ये नवपाषाण युग को मैंने ब्लू कलर में दिखाया है, येलो कलर में ओल्ड स्टोन एज के अंदर, कि लोग रहते कैसे थे। तो मोस्टली जो है नवपाषाण के अंदर लोगों ने ब्रिक्स, ईंटें बनाना शुरू कर दिया था,
और लकड़ियाँ जो है टिम्बर काट करके छत बनाना, एक खंभे गाड़ना, इस तरह से उन्होंने छोटे-छोटे मकान बनाना इत्यादि शुरू किया। जबकि पूर्व पाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज के अंदर उनको पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है, तो वो हमेशा पहाड़ों की जो केव्स हैं, गुफाएँ हैं, उनमें रहते थे और वहीं उसी को ही हट बना करके, झोपड़ी बना करके रहते थे और जो है या उनको ढकने के लिए जो है जानवरों की जो खाल होती है, उसको काम में ले जो लाइफ़स्टाइल अभी नियोलिथिक पीरियड में जो है, वो मनुष्य ने धीरे-धीरे थोड़ी आलस्यता जो थी उसको छोड़ा और धीरे-धीरे एनिमल्स जो जानवर हैं उनको अपने घर में रखना शुरू किया, जिसको कहते हैं ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और धीरे-धीरे जो महिलाएँ बाहर थी, यानी अलग-अलग पूर्व पाषाण युग में अलग-अलग घूमते थे, तो वो महिला को अपने घर में अपने साथ एक तरह से पत्नी बना कर के रखने लगे। उसके बाद में एग्रीकल्चर कृषि का काम किया, बीज को इकट्ठा किया इत्यादि, ये सब काम धीरे-धीरे उसने शुरू किए। इसके बाद उसने औज़ार पत्थरों से औज़ार बनाने का काम शुरू किया। उसका जो कल्चर जो था, तो वो धीरे-धीरे उसने अपना एक संस्कृति, अपने रहने का जो परिवेश था, उसको अपना आगे बढ़ाया। उसने यहाँ तक कि जो जानवरों के खाल से जो कपड़े पहनने का सिस्टम था, उसको बदला और धागा बनाना शुरू किया, टेक्सटाइल का काम शुरू जबकि पहले लोग जो है, वो 40, 50, 100 की तादाद में पूर्व पाषाण में नंगे एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे और जहाँ नदी, तालाब मिलते थे, वहाँ पर हंटिंग, मछलियाँ वगैरह को मारते थे या हाथी वगैरह तक को मार देते थे, तो उसको खाते थे इत्यादि। तो ये नॉन वेजिटेरियन क्लास जो थी, वो उस समय की क्लास थी और धीरे-धीरे जो है उन्होंने भी औज़ार बनाए, लेकिन वो पत्थरों से ही औज़ार बनाते थे। उनको ये नहीं आता था कि तीखा कैसे किया जाए या और रहने के लिए केवल जो कपड़े पहनने के तो केवल एनिमल की जो खाल होती है, उसी को ही पहनते थे और रहते थे। इस तरह से उन्होंने जो है क्लॉथ जो है और रहने का पूरा धीरे-धीरे नवपाषाण में लोग जब इकट्ठे होने लगे, छोटे गाँव बनने लगे और जब गाँव बनने लग गए, तो राज्य जैसा कहना है छोटे राज्य बनने लगे, उसका लीडर बनने लग गया। उनकी इकोनॉमी जो है, वो धीरे-धीरे जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का कांसेप्ट उनके अंदर आने लगा और यहाँ तक कि एनिमल्स हैं, जिसको अपन लाइव स्टॉक बोलते हैं, उनको प्राइवेट ज़मीन है, उसको समझ लगे। टूल्स औज़ार यानी लड़ने के वेपन्स के औज़ार वग़ैरह, ये करने लगे। जबकि पूर्व पाषाण ठोस पुराना जो था पाषाण युग, उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। वो तो अलग एक घुमक्कड़ जाति जो कहते हैं अपन, बंजारा टाइप के आजकल अपन कभी लेकिन नग्न रहते थे और उनको कुछ नॉलेज नहीं था। इसका अर्थ अपन ये लगा सकते हैं कि ज़्यादा जो ब्रेन है, वो डेवलप नहीं हुई। दिमाग नहीं आया था इंसान के अंदर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, जो ओल्ड स्टोन एज के अंदर लोग लंबी ऊँचाई बहुत थी, हेल्दी थे, स्वस्थ थे, नंगे भले घूमते थे। ये इधर-इधर घूमते थे, रहते थे, नदियों, तालाबों समझो उनके आस-पास सोते थे वगैरह, लेकिन उनकी हाइट बहुत लंबी होती थी। यहाँ तक कि 10 ये मापा गया है कि उनके कंकाल वगैरह जो मिले उससे कि 10 फीट से लगभग 20 फीट तक की ऊँचाई के लोग थे। जबकि धीरे-धीरे नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण में नॉलेज तो आया, लेकिन हाइट धीरे-धीरे कम होने लगी और उनको दाँतों का जो मुँह का जो है क्योंकि खाने को फिर धीरे-धीरे व्यंजन खाने लगे और दाँतों का रोग इत्यादि उनको लगा। इस तरह से आप अगर देखें तो उनका जो है नवपाषाण युग के अंदर स्कल्पचर जो यानी मूर्ति बनाने की जो कला है, वो धीरे-धीरे उनमें डेवलप होने लगी। पूर्व पाषाण का जो युग था, उसके अंदर 2 तरह के स्कॉलर्स विद्वान हैं, वो डिवाइडेड हैं। कुछ का कहना है कि हाँ, वो भी कुछ-कुछ लास्ट में यानी लोअर पैलियोलिथिक जब पाषाण युग लगभग खत्म होने आ रहा था, तब वो भी मूर्ति यानी आज से यूँ कहो 30,000 से 50,000 साल पहले लगभग मूर्ति बनाने का आता था। लेकिन कुछ लोगों का कहना ऐसा नहीं था, वो इरोज़न पहाड़ों के अंदर है, पत्थरों में जो इरोज़न होता था,
उसकी वजह से कोई शक्ल ऐसी ले ली तो ये कहा जा रहा है कि ये उन्होंने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन नवपाषाण में धीरे-धीरे मूर्तियाँ बननी शुरू हुई। मैं इसके बारे में आज अगर समय रहा, अभी 5 मिनट का और समय है, तो मैं आपके सामने बात रखूँगा। लेकिन शायद 9 बज चुकी हैं, समय हो रहा है। मेरे पास 5 मिनट का समय और है। हेलो? आर यू जी एबल टू हियर मी? 5 मिनट जी और बोल सकता हूँ मैं? जी हाँ। हाँ, ओके, थैंक यू। तो इस तरह से जो मुख्य डिस्कवरी जो थी, जो पूर्व पाषाण के लोग थे, उनके जो मुख्य डिस्कवरी खोज जो की वो आग की थी। जबकि अभी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर की जो खोज हुई, भोजन के लिए, क्लॉथ्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए, ये ज़्यादा विशेष करके नियोलिथिक पीरियड यानी 10-12 हज़ार साल से करीब 5 हज़ार साल पहले तक के अंदर ये हुई। खाने के भोजन के बारे में जो है कई तरह की वैराइटीज़ धीरे-धीरे आने। मैंने 2 पिक्चर नीचे लगाई हैं, दोनों नियोलिथिक पीरियड की हैं कि एक तो यूके के अंदर जो स्टोनहेंज कहा जाता है, तो उसकी लेफ्ट साइड के अंदर है और छोटी-छोटी यानी 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास की जो है मूर्तियाँ, एक फीमेल की मूर्ति जो है वो बनी, तो वो भी मैंने आपको इसके अंदर दिखाई है। ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5th टू 6th सेंचुरी अभी 5वीं-6ठी शताब्दी बिफोर बीसी मतलब यानी 2500 से 2700 वर्ष के आसपास की समझ लीजिए ये मूर्तियाँ वगैरह हैं। मैं थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में बात कर लेता हूँ और बस 1-2 स्लाइड दिखा के फिर बचेगा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। आप देखिए कि ये जो सबसे पहली पिक्चर दिखाई दे रही है, वो करीब 5 मिलियन ईयर्स के या 3.5 मिलियन ईयर्स टू 5 मिलियन ईयर्स के पहले की। उसका नाम लूसी रखा और ये जो महिला लड़की जो थी इसकी खोज की गई और कैसे खोज हुई इथियोपिया के यहाँ पर जो इथियोपिया देश है वहां इसका कंकाल मिला और 1974 के अंदर यानी आज से लगभग 50 साल पहले बहुत बड़ा अपने यहाँ विश्व के अंदर हंगामा हुआ कि सबसे पहली जो है मनुष्य जाति मिली है, उसका कंकाल मिला है और मैंने स्वयं ने आप सबके आशीर्वाद से मैंने स्वयं ने 3-4 बार इथियोपिया में चंद्र प्रभु के मंदिर की खोज करने के लिए वहां पर गया था। तो इसका यूनिवर्सिटी जो एडिस अबाबा यूनिवर्सिटी है, उसमें इसका फॉसिल कंकाल रखा हुआ है और मैंने देखा, मैं आपको अगले पिक्चर में दिखाता भी हूँ। तो उसके अंदर लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या पाया कि उस पीरियड में जितनी भी मानव जाति की जो कंकाल मिले हैं, तो वो शरीर छोटा था और थोड़ा डेवलप नहीं हो पाया और विशेष करके माइंड जो था, ब्रेन, वो डेवलप नहीं हो और उसकी वजह से वो माइंड डेवलप नहीं हो पाया तो अच्छी तरह से खड़े नहीं हो। आप इसके अंदर देखेंगे कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम धीरे-धीरे समय के अनुसार जैसे-जैसे उनका दिमाग बढ़ता गया या शरीर बढ़ता गया, हष्ट-पुष्ट होते गए, तो खड़े होना शुरू और खड़े जब होने शुरू हुए, उसके बाद ही दिमाग में आना शुरू हुआ। वैज्ञानिक लोगों ने निकाला है, खोज की कि जो दिमाग मनुष्य के अंदर आया, वो लगभग 40,000 वर्ष से 4 लाख वर्ष पूर्व के अंदर ही आया है आज से। सो फ्रॉम टुडे अगर आज से गिना जाए, तो लगभग 20,000 से 40 लाख वर्ष के अंदर ये जो है सॉरी 4 लाख वर्ष, नॉट 40 लाख वर्ष, आई एम सॉरी 40,000 वर्ष से 4 लाख वर्ष के अंदर-अंदर ही मनुष्य में दिमाग आया है और उसकी वजह से जब वो खड़ा होने लगा, आप एक चीज़ ज़रूर देखिए कि जब खड़ा हुआ तो उसके जो टमी है, पेट आगे से निकलना शुरू हुआ और धीरे-धीरे पेट आगे निकला। ये है जो असली कंकाल जो मैं वहाँ देख के आया, जो एडिस अबाबा यूनिवर्सिटी में राइट साइड में लगाया है। लूसी की उम्र जो इस कंकाल से रेडियो कार्बन डेटिंग और ऑक्सीजन डेटिंग से जो निकाली, तो लगभग जो है 3 टू 5 मिलियंस ऑफ ईयर्स के आसपास। उसकी हाइट जैसे मैंने कहा कि साइज़ बड़ी नहीं थी, उसकी जो हाइट थी, वो मात्र जो है 1.1 मीटर के आसपास थी, करीब 3.5 फीट के आसपास। और उसका वजन भी था वो 29 किलोग्राम के आसपास था, जबकि वो एक महिला की शक्ल ले चुकी। साइंटिस्ट लोगों ने कहा
कि ये बहुत ही प्रारंभिक अर्ली एज के लोग हैं जो उस समय इथियोपिया के आसपास के क्षेत्रों में अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर जो जन्म लिया है, क्योंकि ये साइंस ये भी मानती है कि मनुष्य का जो प्रारंभिक जो जीवन हुआ वो अफ्रीका कंटिनेंट और पार्टिकुलरली इथियोपिया में। इथियोपिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये माना जाता है। साइंस ने बाद में ये अभी रिसेंटली पिछले 100 सालों के अंदर से डेटा लेकर के ये भी निकाला कि हमारा मनुष्य का जो दिमाग यानी सिर जो है, इस सिर की साइज, हमारा हेड की जो साइज है डायमीटर और उसके अंदर का टैलेंट, प्रतिभा, ये लीनियरली यानी एक सीधे अनुपात के अंदर रहते हैं। इसका मतलब ये कि जिसके पास ज़्यादा सिर बड़ा होगा और उसमें प्रतिभा ज़्यादा होगी, और ये बात भगवान ऋषभ देव के ऊपर भी लागू होती है। मैं अगर समय हो चुका है तो मैं खाली ये 2 ही बात 2 मिनट के अंदर कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं ने रूस के वहाँ पे जो अपना साउथ अंटार्कटिका जो है, साउथ पोल जो है, वहाँ से हमारे भारत ने भी और दूसरे अन्य देशों ने डेटा लेकर के और वहाँ से सेडिमेंट लेके आए। इस सेडिमेंट का कुछ हिस्सा हमारे यहाँ पर भी जो है एनालिसिस किया गया था। इससे लगभग 8 लाख वर्ष की धरती के अंदर से, यानी इस धरती का इतिहास हमने पता लगाया कि इस धरती पे क्या-क्या परिवर्तन हुए। तो क्या तापमान में परिवर्तन हुआ, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे परिवर्तन हुआ है, मीथेन गैस में कैसे हुआ और नाइट्रस ऑक्साइड। मैं आप सब लोगों का बहुत ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विशेषकर अगर आप तापमान में देखें और कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, सभी में वैसे पता लगेगा आपको कि हर 1 लाख वर्ष के पश्चात, हर एक आप लेफ्ट से राइट में जाएँ, तो 1 लाख वर्ष के पश्चात तापमान बढ़ा है और बाद में तापमान घटा है। लेकिन आज से 4 लाख वर्ष पूर्व, मैं आपका विशेष करके ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देखें कि 4 लाख वर्ष पूर्व, यानी आज से 4 लाख वर्ष पूर्व या साढ़े 4 लाख वर्ष पूर्व तापमान बढ़ा 1-1 लाख वर्ष में, घटा भी है, लेकिन उसके बढ़ने की जो ग्रेडिएंट है, स्पीड थी, रेट थी, वो कम थी। और बाद में ये पिछले 4 लाख वर्षों के अंदर जो है, वो स्पीड जो टेम्परेचर की जो है, वो बढ़ी है, उसकी रेट बढ़ी है और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। साइंटिस्ट लोगों का, वैज्ञानिकों को मानना है कि तापमान जब बढ़ा और ये तेज़ी से बढ़ा, इसकी वजह से जो है मनुष्य के अंदर धीरे-धीरे प्रतिभा बढ़ी। तो ये 4 लाख वर्ष जो हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये तापमान क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है या इस तरह की क्यों चीज़ें होती हैं, मैं अभी आपको 1 मिनट में उसके बताता हूँ। लेकिन ये 4 लाख वर्ष के बारे में बताऊँगा कि मैं इसको कैसे जैन धर्म से भी मैं जोड़ रहा। ये पिछले लगभग साढ़े 4 लाख वर्ष का अब आंकड़ा अपने पास में है। तापमान का भी है, ब्लू जो कलर है वो टेम्परेचर का है और ये जो ग्रीन कलर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। मैं आपको विशेष करके कहना चाहता हूँ कि जो मैंने 1-1 लाख वर्ष की बात कही, तो 1 लाख वर्ष के पश्चात जो कुछ होता है, वो तो आप देखें कि टेम्परेचर बढ़ा है और उसके बाद वापस तो बढ़ने का जो क्रम है, वो तो लगभग 25 से 30,000 वर्ष में हो जाता है और जो घटने का काम है, वो लगभग 75,000 ईयर्स हो। और मैंने इसके अंदर ये बताया कि पैलियोलिथिक, ये जो 4 लाख वर्ष का जो पीरियड है, वो जो पाषाण युग जो है, उसका युग है, जिसको हम अभी अपने जैन धर्म के अनुसार अवसर्पणी काल कहते हैं। मैं काल चक्र की बात करूँगा, लेकिन शायद अब अगले एपिसोड में कर पाऊँगा। मैं यही पिक्चर आपको फिर से उस समय भी दिखाऊँगा कि क्यों इसके अंदर इस 4 लाख वर्ष के आंकड़ों के अंदर मैंने कब भगवान ऋषभ देव के जन्म का लगभग समय निकाला है और कब भगवान ऋषभ देव से पूर्व 10 जन्म जो उनके हुए, 10 भव जो अपन कहते हैं, उन भवों का समय जो है, महाबल कब जन्म हुआ, तो वो समय भी अपन और चर्चा करेंगे उसके बारे में। अपन उसके बाद में लगभग आज से 12,000 वर्ष पूर्व जो नियोलिथिक पीरियड शुरू हुआ, तो उस नियोलिथिक पीरियड के अंदर कौन-कौन से तीर्थंकर हुए और जो
पैलियोलिथिक पीरियड पाषाण युग है, उसमें कौन से तीर्थंकर हुए, इसके बारे में अपन डिटेल अगले बार कर पाएँगे। मैंने सोचा था कि शायद आज मैं ये लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन समय हो चुका है आपका। अब मैं यहीं इस बार समाप्त करूँगा और कल जो बुधवार को जो अपन नेक्स्ट एपिसोड होगा, इसमें ये 4-5 स्लाइड जो बाकी हैं, वो लूँगा और इसके बाद में ऋषभदेव प्रकरण अपन पहला जैन धर्म की प्राचीनता का जो है वहाँ से मैं प्रारंभ करूँगा।